अस्सलाम वालेकुम। सामने आज हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस, न्यूट्रिशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लान्स कि जो भी हमने पब्लिक हेल्थ ने या डब्ल्यूएचओ ने जो भी न्यूट्रिशनल प्लान बनाए थे, जब उनको हमने अप्लाई किया डिफरेंट रीजन्स पे तो उनका क्या-क्या रिजल्ट्स आया। तो ये कुछ फिगर्स हैं यहाँ पे। साउथ ईस्ट एशिया रीजन 50% रहा था उसका रिजल्ट, जो भी न्यूट्रिशनल प्लान उन्होंने किया था आफ्टर क्वेश्चनेयर, और जो भी रिस्पॉन्ड आया था या जो भी उन्होंने उस एरिया में देखी थी कि ये डेफिशिएंसी आ रही है, तो उसको क्योर करने के लिए उन्होंने जो भी प्लान किया था ना, तो उसके ये रिजल्ट्स हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 50%, यूरोपियन रीजन 9%, अफ्रीकन रीजन 33%, अमेरिकन रीजन 29%, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन 13%, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन 18%, एंड ओवरऑल जो इस कैंपेन में हिस्सा लिया था जितने कंट्रीज़ ने, वो 119 कंट्रीज़ थे। तो उनका जो ओवरऑल पार्टिसिपेंट रहा था ना, वो 21% था। ये आगे है मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन। इस पर डब्ल्यूएचओ ने ज़्यादा फ़ोकस किया था क्योंकि हमारे जो बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रंस हैं, जब हम सर्वे किया गया था 2016 में, जिसमें जो मोस्ट ऑफ द डेथ जो थी हमारे इन्फेंट की, वो 65% रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा जो मेन फ़ोकस था वो इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग पे रहा था, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि जो डेथ रेट था उसको कम करने के लिए, या जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाई थी, न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ बनाई थी, उसमें से सबसे बड़ी पॉलिसी है इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग न्यूट्रिशन। तो जब भी हम कोई पब्लिक हेल्थ की तरफ से कोई भी एक पॉलिसी बनाते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो मैम यहाँ पे डिस्कस। हाँ जी। मैम यहाँ पे पार्टिसिपेंट में एक है बिस्मा 170, इसको रिमूव कर दें। और ये साइलेंट गर्ल है, इसको भी कर दें रिमूव। कौन है ये? मैम ये पता नहीं, आउटसाइडर से बहुत बदतमीजी करेंगे ये नहीं तो। बिस्मा? मैम देखें, इनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं तो पढ़ाने में बिज़ी, इसलिए मैंने नहीं देखा। कौन सा, क्या-क्या नेम है इनके? मैम एक है साइलेंट गर्ल, लास्ट पे साइलेंट गर्ल्स, हाँ जी। इसको रिमूव कर दें। और कौन है? और बिस्मा था एक, बिस्मा तो कोई नहीं है। उसने मैम खुद ही रिमूव कर दिया उन्हें। ठीक है। ये लिंक्स कैसे गए हैं इधर-उधर? मैम पता नहीं ये कौन है, अब इसके ये मैसेजेस भी आ रहे हैं चैट में। पहले भी इन्होंने किसी क्लास में ऐसा कुछ किया है? मैम अभी सुबह मैम तहरीम की क्लास में ज्वाइन किया इन्होंने, मैंने रिमूव कर दिया था, लेकिन पहले और पता नहीं कौन से बच्चे थे, उन्होंने बदतमीजी की थी पहले। क्या कह रहे थे? मैम ऐसे ही एनोटेशन कर देते थे स्क्रीन पे। चलो ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम। ये जो भी पॉलिसीज़ थी इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग की, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हमारा ये पॉलिसीज़ बनाने का मकसद ही यही था कि हमारे जो चिल्ड्रन की डेथ रेट हमारा ज़्यादा हो रहा है, हमने उसको कंट्रोल कैसे करना है, सेफ ज़ोन में हमने उसको कैसे लेकर आना है। तो उसके ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड चिल्ड्रन। तो इसमें हमारे सारे प्री मैच्योर डिलीवरी जो हमारे बेबीज़ की होती है, वो सारे भी इसमें आ जाएँगे, कि जो उनको एज़ कम्पेयर टू वो चिल्ड्रन जो कि हेल्दी होती हैं, इनके दरमियान जो अ, डिफ़रेंस होगा दोनों की न्यूट्रिशनल नीड का भी, और इनकी केयर का भी, और उनकी हाइजीन का भी। तो हमारा पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को एनहांस कैसे करना है, और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग, के हमने उनको ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं
जो उनको उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनके हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months, like infant receive only breast milk, no other liquid, not even a water, um, for 6 months with timely, adequate and safe appropriate way of complementary feeding। आफ्टर 6 मंथ जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है नॉट इनफ होता है चिल्ड्रंस के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ऐसे हमने उनको सपोर्ट करना है कि उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ उन्होंने ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो वीनिंग फूड हैं। और वो कुछ लोग होते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, जो उनकी जो नीड्स हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर रहा होता। तो जो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, जो हमारे बेबीज़ हैं, वो ठीक तरीके से भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तो इसके पीछे मेन रीज़न यही होती है कि जब हम उनकी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो ही नहीं रही होती। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना है, उनको मतलब पूरे सेशंस के ज़रिए, कैंपेन के ज़रिए कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं, जो इनको मतलब देना बहुत ज़रूरी है, जो इनकी नीड्स को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 24 मंथ्स एंड अबव। कंटिन्यूअस फॉर मतलब फर्दर ये कंटिन्यूअस हम इसको 24 मंथ तक इसलिए रखते हैं क्योंकि फॉर फर्दर प्रोटेक्शन द चाइल्ड हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। कि हमारे जो बेबीज़ हैं 24 मंथ तक हमने इसलिए उनको फ़ोकस किया है 24 मंथ तक, ताकि उनकी जो नीड है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो सके। उनके बाद में जब उन्होंने हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होना है या स्कूल जाना स्टार्ट करना है, तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो सके। जो उनकी पूरी एक नीड है या जो उनको न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए वो पूरी उन तक पहुँच सकें। इसलिए यहाँ पे 24 मंथ मतलब इनको एक यहाँ पे हमने इसको एक लॉ कहते हैं ना, जिसको हमने इसको इम्प्लाई करना है सब पे कि ये पूरा मतलब हमने ये टाइम पीरियड है, ये और भी रीजंस आ सकती हैं जिसकी वजह से हम ये टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस और सपोर्ट इसी चीज़ को करना है कि जो हमें डब्ल्यू एच ओ की तरफ से रिकमेंड किया गया है हम उन मंथ्स को पूरा करें। नेक्स्ट है टू प्रमोट द नॉलेज ऑफ द मेन प्रॉब्लम दोज इफेक्टिंग इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग एंड फाइंड आउट देयर रेमेडीज एंड पॉसिबल इंटरवेंशन। तो यहाँ पे वो नॉलेज आएगा और वहाँ पे सारी मेन प्रॉब्लम्स जो अभी मैंने कहा कि ऐसे बहुत से रीजंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें जो डब्ल्यू एच ओ की तरफ से हमारी रिकमेंडेशंस हैं हम वो पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो हमारे पास एज अ हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब जो भी हमारे पास पेशेंट आएंगे, तो हमने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको गौर से सुनना है, हमने लिसनिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए कि उनकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, और ऐसी हम कौन सी रेमेडीज उनको दे सकते हैं, ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो हम दे सकते हैं जो चाइल्ड फीडिंग के दौरान उनको प्रमोट कर सकती है उनकी न्यूट्रिशनल नीड को। ऐसे नहीं कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो वो इसको छोड़ दें। हम उनको अल्टरनेटिव वे भी बता सकते हैं कि अगर आप एक तरीके से उनकी नीड्स पूरी नहीं हो सकती हैं, तो हम उनको किसी भी ब्लेंड फॉर्म में या और भी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इन्होंने बहुत सी कंपनीज़ बनाई हैं, जो ऐसे फार्मूला मिल्क्स हमें अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जो इंटरवेंशंस हैं, वो हमने अपने पास रेडी रखनी है कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इन्फेंट को तो हमने कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने उसकी नीड्स को तो पूरा करना है क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। क्योंकि 2016 के सर्वे के मुताबिक बहुत ज़्यादा डेथ जो थी 65% जो थी, वो हमारी इन्फेंट्स की हुई थी। तो डब्ल्यूएचओ ने जो सर्वे किया था। तो इस वजह से हमने अपने पास ये सारी जो इंटरवेंशंस हैं, वो हमने अपने पास रखनी है। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव में है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट कमिटमेंट एंड अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स टू इम्प्रूव ऑप्टिमल फीडिंग प्रैक्टिस अमंग पेरेंट्स। इसमें हमारी वो तमाम वर्किंग वुमेन आ जाएँगी जो कहीं जॉब करती हैं या आजकल तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स भी होती हैं। तो इसमें सारी हमारी वर्किंग लेडीज़ आ जाएँगी, जो हमारे घर में नहीं वर्किंग वुमेन नहीं होती। तो उनको हमने वो सारा जो एनवायरनमेंट है, वो हमने उनको प्रोवाइड करना है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत से चाइल्ड केयर सेंटर होने चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे वो अपने बेबीज़ को मतलब स्टे करवा सकें, या ऐसी उनको फीडिंग प्रैक्टिसेस की हमें उनको ऐसे सेशंस उनको देने चाहिए जिसकी वजह से मतलब वो इस चीज़ को शाये ना समझें। ये एक जो है मतलब आजकल अगर हम देखें अपने मीडिया में,
तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है कि ये कोई शाय नहीं है, मतलब इसमें हमारे बेबी की अ, उसकी आगे जो उसने पूरी अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, उसकी अगर छोटे होते ही नीड्स पूरी नहीं है, तो वो आगे किस तरह अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकेगा। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है इसको इम्प्रूव कर रही है और कमिटमेंट कर रही है बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ, इन जो फीडिंग प्रैक्टिसेज़ हैं इनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जिसकी वज़ह से हमारे जो इन्फेंट हैं, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है, वो डे बाय डे जो है वो हमारा जो इम्प्रूव होता चला जाए। इसके अलावा जैसे मैंने अभी एनवायरनमेंट की बात की कि हमें जो ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना चाहिए जो हमारी मदर्स के लिए भी हेल्पफुल हो और फैमिलीज़ के लिए भी, कि जो भी वर्किंग वुमेन है ताकि वो अपने जो फीडिंग प्रैक्टिसेज़ हैं जो उन्होंने सीखी थी थ्रू सेशंस के ज़रिए, तो उनको वो अचीव कर सकें और जो भी उनके गोल्स थे वो उनको पूरा कर सकें। तो इसमें हमारे ना सिर्फ़ गवर्नमेंट की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बल्कि हमारी पूरी फैमिली की, होल फैमिली की भी आएगी। कि हमने उनको वो तमाम एनवायरनमेंट, हमने उनको वो कॉन्फिडेंस हमने उनको देना है जिसकी वज़ह से वो हमारे जो आने वाली जनरेशन है, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरा हो सकें। या यहाँ पे हम सिर्फ़ ब्रेस्ट मिल्क की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ और बहुत जैसे मैंने अभी बात की थी और बहुत सारी रीज़न्स आती हैं जिसकी वज़ह से हम उनको नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आफ्टर मीटिंग हमारे डॉक्टर्स के साथ जो हमें वो कोई भी फ़ॉर्मूला मिल्क जो है हमें अगर देती हैं, कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन का या कोई भी कंपनी का, तो अगर बिल-फ़र्ज़ एक हमारी वर्किंग वूमेन है, तो वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ तब भी नहीं कर सकती कि मैं इसको मतलब किस तरह उसकी नीड्स को पूरा कर सकती हूँ। तो क्योंकि हमारे बेबीज़ फर्स्ट नंबर पर आने चाहिए हमारी प्रायोरिटीज़ पर, तो हमें जो भी वो फ़ॉर्मूला मिल्क हो या जो भी हो, तो हमें उनको ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारे जो डेथ रेट्स को कम करने के लिए, उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, हमें वो कोई भी हमें रिकमेंड करेंगे जो डॉक्टर हमने उनको फ़ॉलो करना है हर तरीके से। ताकि हमारे जो बेबीज़ हैं उनका जो डेथ रेट वो कम हो सके और हमारी जो ये न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई गई थी डब्ल्यूएचओ की तरफ से इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग की, ये बेहतर से बेहतर तरीके से ये जो काम कर सके। आगे ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पब्लिक हेल्थ का इसमें क्या रोल है इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग में? तो इसमें है नंबर 1 है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट एंड प्रमोट प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग रिक्वायर अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटिटीज़ काउंटिंग स्टेट, लोकल एंड फेडरल गवर्नमेंट, प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये है कि हमने देखिए सपोर्ट एंड प्रमोट, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सी ऑर्गेनाइज़ेशन हो या एंटिटीज़ हो हमारी, लाइक जैसे मैंने ज़िक्र किया था पिछली पीपीटी फाइल में, कि ये लोकल भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, वॉलंटरी भी हो सकती हैं। कि जो भी एनजीओज़ या जो भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, चाहे वो फेडरल हो, गवर्नमेंट हो, प्रोफेशनल हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशंस हो, इन्होंने सब ने आपस में कोलैबोरेशन करना है और इस चीज़ को सपोर्ट और प्रमोट करना है। कि हमने जो जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं इसको प्रमोट कैसे करना है और इसको हमें फॉलो करने के लिए हमारे जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको उसको हमने कैसे उसको रिमूव करना है, जो भी हर्डल्स या बैरियर्स हैं उसको हमने कैसे रिमूव करना है। तो ये पब्लिक हेल्थ की केयर एक्टिविटीज़ का ये सबसे पहला पॉइंट होगा। तो दूसरा बेसिक कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड एट नेशनल लेवल फॉर सच पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स तो हमने बना लिए हैं जिसका अभी हम ज़िक्र कर रहे हैं कि इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग। तो जब भी हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसके पीछे हम एक ऐसा स्टाफ भी रखते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ग्रुपिंग की बात की थी। एक ऐसा हम ग्रुप रखते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनको हम अलग-अलग टास्क देते हैं कि आपके ग्रुप का ये काम था। वो ग्रुप भी उसको फर्दर आगे डिवाइड करता है मेंबर्स में कि एक पर्सन के एक इंडिविजुअल का ये काम है। तो उनका बेसिक काम ये होता है कि उन्होंने मॉनिटरिंग करना है कि हमने जो एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है हमारे नेशन या किसी भी रीजन में, वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, या उसको एक एक जो हम कैंपेन चला रहे हैं उसको चलाने में या कोई भी एक सेशन कंडक्ट करने में हमें कौन-कौन सी मुश्किल आ रही है। तो उसको हमने मॉनिटर करना है या बेसिक कोऑर्डिनेशन करनी है। बेसिक कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमने उसको नीचे लेवल से देखना है। अगर हम देखें, हम कोई भी यूनिवर्सिटी का देख लें, कोई भी हम प्रोग्राम देख लें, तो उसका जो काम है वो बेसिक लेवल से ही शुरू होता है। हमारे क्लेरिकल ऑफ़िस में हमारा जो सारा स्टाफ होता है, मतलब क्लेरिकल ऑफ़िस में हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारा तमाम रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम वहाँ पे चले जाएँगे, किसी भी चेयरमैन के रूम में और वहाँ पे जाके हम अपने फ़ाइल निकलवाएँगे। तो हम उसको बेसिक लेवल से देखेंगे, नीचे लेवल पे हमारा सारा रिकॉर्ड कहाँ पे जा रहा है। तो उसको उसकी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है कि एक किसी भी प्रोग्राम को ठीक तरीके से पूरा होने के लिए।
नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमरस एजेंसीज विद इन द फेडरल गवर्नमेंट हैव डेवलप्ड प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ऑन प्रोग्राम दैट आर इनडायरेक्टली लिंक टू ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। कि हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम पर जो इसको प्रमोट कर सके और उसको फिर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस के साथ भी लिंक करना है। कि हमने प्रोग्राम तो बना लिए हैं कि ये प्रोग्राम होना चाहिए और इतने-इतने मंथ तक होना चाहिए और इतने-इतने घंटों के बाद हमें ये फीडिंग करवानी चाहिए। तो उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस किस तरह होगी होगी। तो मेरा ख़्याल है ये आपका ये सब्जेक्ट चल रहा है इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग ना, उसके आपके प्रैक्टिकल होंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल तरीके से उनको बताया जाएगा कि आपने किस तरह एक मदर और बेबी के दरमियान एक कॉन्टैक्ट हो सकता है। बहुत सारी हमारी मदर्स होती हैं जिनको इतना इतना नॉलेज नहीं होता। एक ये भी एक टेक्निकल वे है कि एक मदर और बेबी के दरमियान एक बॉन्डिंग है वो कैसे डेवलप करनी है। तो ये जब आपके इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग का जो सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें जो है ना आपको बताई जाएँगी, एक प्रैक्टिस की फॉर्म में। Next है many organization inside the government and are working with non-government organization to increase rate of breastfeeding support infant and their mothers. तो जब भी एक पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी उसमें ये नहीं होता कि वो लोकल काम कर रही हैं या प्राइवेट काम कर रही हैं या वॉलंटरी काम कर रही हैं। उनका मेन मकसद किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का एनजीओ का मेन मकसद यही होता है कि जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, उस पॉइंट को पूरा किया जा सके या उसको उस लेवल तक लेकर जाया जा सके जिसके ज़रिए ये सारा काम किया जा रहा है। जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशंस इंक्लूड हैं उसको पूरा किया जाए मतलब उसका मेन मकसद ही यही होता है, ये नहीं होता कि वो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्रॉफिटेबल है कि नॉन प्रॉफिटेबल हो है। उन डब्ल्यूएचओ अगर वो काम तो डब्ल्यूएचओ के लिए कर रहे हैं ना, उनका मेन मकसद तो यही है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को हाई करना। तो उन सारी ऑर्गेनाइज़ेशन का मेन काम यही है कि हमने इंक्रीज़ कैसे करना है रेट, कि ब्रेस्ट फीडिंग को हमने सपोर्ट कैसे करना है और प्रमोट कैसे करना है हमारी वीमेन के अंदर, कि वो इसको कैसे कंटिन्यू कर सकती हैं। Next है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिराइव्स अ वुमेन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड प्रोग्राम। कि हमारे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने एक प्रोग्राम बनाया जो है वुमेन इन्फेंट एंड चाइल्ड प्रोग्राम, जिसमें पीछे जो हमने बात की वो सिर्फ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग की बात की कि हमने अपने बच्चों को या हमने अपने बेबीज़ के न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमने कैसे इन्हांस करना है। तो एक ऐसा प्रोग्राम भी है जिसमें बेबीज़ के साथ-साथ इन्फेंट के साथ-साथ वीमेन की न्यूट्रिशन पर भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि अगर मदर हेल्दी नहीं होगी, तो वो ब्रेस्ट फीड किस तरह करवा सकती हैं या ऐसे बेबी को जो है ऐसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट कैसे मिल सकते हैं। तो बेबी की तो हमने हेल्थ को देखना ही देखना है, उसके साथ-साथ हमने वीमेन की जो हमारी मदर्स हैं, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी हमने देखना है, ये कैसे एनहांस हो सकता है। या अगर उसको कोई डेफिशिएंसी या उसको डिज़ीज़ आ रही है या हमारे पास एक मदर आ रही है, वो हमें कह रही है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। ऐसी कौन-सी रीज़न्स हैं? ऐसी मतलब कोई तो रीज़न्स होंगी ऐसी उसको कौन-सी डिज़ीज़ हो गई है जिसकी वज़ह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम वो सारी रीज़न्स देखेंगे जिसमें मदर्स को कोई भी डिज़ीज़ भी हो सकती है या कोई भी डेफ़िशिएंसी हो सकती है। तो या तो फिर अगर उसकी वो डिज़ीज़ जो सीवियर है, जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ेज़ होती हैं जैसे एचआईवी है तो भी हम उसके अल्टरनेटिव वेज़ देखेंगे। लेकिन अगर उसकी कोई डेफ़िशिएंसीज़ आ रही हैं, तो हम उसको फोर्टिफ़िकेशन, सप्लीमेंटेशन के ज़रिए हम उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। Next है this program assists more than 50% of the infant born in United States. Moreover, within maternal and child health bureau, there are several initiatives for enhancement of breastfeeding programs. कि यही है कि 50% जो हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट पे यही किया है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ दोनों पे उन्होंने काम किया है और उनका मेन मकसद उनका इनिशिएटिव भी यही है कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम्स को इन्हांस कैसे करना है। हमने उसको उस लेवल तक कैसे लेकर जाना है जिसकी वज़ह से हमारे जो बेबीज़ हैं, उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट मिल सकें और वो सर्वाइव कर सकें एक अच्छे और हेल्दी पर्सन की तरह। अब यहाँ पे फिर कुछ फिगर्स हैं कि ये जो इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग का प्रोग्राम या न्यूट्रिशन पॉलिसी हमारी चल रही है और उसका भी क्या-क्या रिजल्ट्स आए थे। जैसे अगर हम देखें वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, द रीजन ऑफ द अमेरिका, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन?
ये तो पीछे हमने जो स्लाइड्स पढ़ी हैं ऑब्जेक्टिव की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। करें नेक्स्ट? मुझे लगता है बहुत समझ आ रही है सबको। कुछ पूछना मैम किसी इसमें से? याद करने वाला क्या है? ये सारा याद करने वाला ही है, जैसे ऑब्जेक्टिव हैं ये हमारे पेपर्स में आ सकते हैं। ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी मैं पूछ सकती हूँ। ये कैसा क्वेश्चन है, याद करने वाला क्या है? मतलब जनरल सा है, मतलब जैसे सिंपल ये देखिए ना समझने वाला कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव्स, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये अभी हमने 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं। मतलब आप क्या कहने का मतलब, समझ नहीं आई आपको मेरी? मतलब जो ये मैंने अभी क्लियर किए हैं स्लाइड्स। नहीं मैम समझ आ गई है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे पेपर्स में एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो बिल्कुल लिखने के मतलब मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही कि इसमें से पेपर किस तरह से आएगा और क्या ये जो अभी मैंने 3 दिया स्लाइड्स कवर जाएगा। की हैं, इनमें से मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव तो कोई नहीं होगा, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। आ सकता है, मैम मिड में तो कंफर्म नहीं। ऑब्जेक्टिव ही आना है ना। ओहो! मुझे लगता है आपने क्लासेस मिस की हैं। ये हम फाइनल का कोर्स पढ़ रहे हैं, ये इस पीपीटी फाइल से। मिड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो 3 मैम पीपीटी इसकी फाइल। बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल ही बात कर रही हूँ। हुँ। ये क्वेश्चन फॉर्म में आएगा ना आपको? अच्छा ठीक है। मैम हमारे मिड ऑनलाइन है तो फिर ऑनलाइन तो एमसीक्यूज आएंगे। कंफर्म हो गया ऑनलाइन है? मुझे तो अभी कोई मैसेज नहीं आया। जी फिर मैम अगर ऑनलाइन। अगर ये फिर ऑनलाइन है, एमसीक्यूज हैं, तो फिर जो आपकी पहली पीपीटी फाइल्स मेरी तरफ से कवर हो चुकी हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी हैं, तो उसमें से एमसीक्यूज बनेंगे। ओके मैम। इस पीपीटी फाइल से हमारा फाइनल स्टार्ट है। मैंने क्लियर किया था क्लास में। जी मैम यस आपने बताया था। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो? मैम अगर आपने एमसीक्यूज दिए तो आप एज इट इज देंगे कि कॉन्सेप्ट बेस? मेरी कोशिश होगी कि जो स्लाइड्स में है उसी में से दिया जाए, या जो चीज़ जी मैंने मैम। आपसे डिस्कस की हुई है वही मैं दूँ आपको। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं या जिन्होंने मेरी क्लासेस ली हैं, मैं लेक्चर से बाहर कुछ भी नहीं दूँगी एमसीक्यूज़ में। ओके मैम। क्योंकि मेरे पास मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, तो मैं उन्हीं में से दूँगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है या जो मैंने आपके सामने बोला है। उससे हट के मैं कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं दूँगी, या जो स्लाइड्स में से होगा बस वहीं से। ठीक है? थैंक्स मैम ये ठीक है। ये नेक्स्ट कुछ फिगर्स हैं। मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, द रीजन ऑफ द अमेरिकन एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन 100% ये कंट्रीज़ ने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसमें? इनिशिएटिव टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, कि ये जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इन्होंने 100% यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल केयर एंड सपोर्ट फॉर पीपल विद एचआईवी एड्स, मोस्ट कॉमन इन, लाइक जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स या डिजीज़ेज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जिनको ये क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, तो उसके साथ हमने इस चीज़ को सपोर्ट कैसे करना है या अल्टरनेटिव वेज़ हमने किस तरह अडॉप्ट करने हैं। तो ये जो था ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन था अफ्रीकन रीजन्स में था 82% एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन 88%, हाईएस्ट केसेस ऑफ एचआईवी एंड एड्स के ईस्ट एशिया रीजन में ये ज़्यादा केसेस थे, जिस पर फिर उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उसके अल्टरनेटिव वेज़ देखे। एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में 59%। मैटरनल टोबैको कंजप्शन रिडक्शन नेशनल लेवल के वहाँ पे एचआईवी तो था ही था, लेकिन ये टोबैको की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा थी, जिसको उन्होंने रिडक्शन किया एक कैंपेन के ज़रिए। तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट रहे थे? वो थे कि रीजन ऑफ द अमेरिका में 58% एंड द यूरोपियन रीजन में 64%, द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन 65%। नेक्स्ट है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग बता सकता है मुझे क्या होती है डिवॉर्मिंग? कोई भी स्टूडेंट? एनीवन?
17903 मॉर्निंग, कौन है ये? वन 7903 हमजा, ये कौन है, पता है आपको? हाँ मैम। मॉर्निंग की जीआर प्रेजेंट है? आफिया, आफिया नाम है या हमारा नाम है? हमारा प्रेजेंट है या राशिद? मैम 17903 मॉर्निंग, किसका रोल नंबर है ये? मैम ये किया मॉर्निंग किया उसका रोल नंबर। क्या नाम है इनका? मैम किरण नेम है। किरण, मुझे लगता है ये ऑन कर मैम गई हैं। ड्रग्स होती हैं जो पैरासाइट्स और वॉर्म्स अर्थवर्म के अगेंस्ट यूज करते हैं चाइल्ड्स और। आपका क्या नेम है? मैम मरियम। ठीक है, बताएं। मैम डिवॉर्मिन ये ड्रग्स होती हैं मेडिसिन जो के पैरासाइट्स और वॉर्म्स जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट यूज करते हैं ना, छोटे छोटे जो अक्सर मतलब चाइल्ड होते हैं वो उनके लिए ये यूज होती है मोस्टली। हाँ जी, ठीक कह रही हैं आप कि हमारे जो बेबीज़ हैं या वो ओल्ड एज भी हो सकते हैं, कोई भी है, अगर उनके पैरासाइट्स भी अगर उनके हैं, तो हमने उनको एक ऐसी ड्रग देनी है, वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन और एनिमल, टू गेट रीड ऑफ सच ऑफ पैरासाइट। वो कोई भी पैरासाइट हो सकते हैं, टेपवर्म भी हो सकते हैं, अर्थवर्म भी। तो उनसे हमने गेट रीड के लिए ये डिवॉर्मिंग जो एक ड्रग्स है, ये हम यूज़ करते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप जो है वो इसका है पॉवर्टी है मेन रीज़न जो है डिवॉर्मिंग, जिसकी वजह से ये पैरासाइट्स होते हैं। और इसकी वजह से क्या-क्या हो सकता है, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है व्हिच लीड टू लॉस ऑफ आयरन एंड एनीमिया काज़ कर सकती है, एंड इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एंड इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक हो सकती है, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन और डाइजेशन में भी ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ये ड्रग यूज़ करते हैं, मतलब इन पैरासाइट से हम मतलब कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो अगर हम डिवॉर्मिंग को देखें तो अफ्रीका रीजन में 77% ऑफ चिल्ड्रन इसका ये थे, इफ़ेक्टेड थे इससे, एंड 68% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन थी। एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 75% ऑफ चिल्ड्रन एंड 63% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स जो थे कंट्रोलिंग सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। कैसे, अगर ये क्लास बंद हो जाएगी ना, आप सबने दोबारा रीज्वाइन करनी है क्योंकि ये क्लास बंद होने वाली है 2 मिनट के अंदर। मैम 10:30 बजे मैम हम ना की है। हाँ जी, मैं 10:30 तक कर दूंगी। 15 मिनट है अभी, आपने सबने रीज्वाइन कर लेनी है फ़ौरन। ओके मैम।